2 घंटे से ऊपर हो गए थे देवराज चौहान को गए। सुखराम हाथ में रिवॉल्वर थामे सोहनलाल को कुर्सी पर बिठाए बैठा था। वो सतर्क था। ऐसे में सोहनलाल के बचने के रास्ते ऐसे में सोहनलाल के लिए बचने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। सुखराम कभी बैठ जाता तो कभी टहलने लग जाता। तू मुंबई में किधर रहता है? एकाएक सोहनलाल ने पूछा। सुखराम ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। क्यों पूछता है? हम रिश्तेदार हैं, धंधे में भाई भाई हैं। एक दूसरे का अता पता तो पास में होना ही चाहिए। जरूरत नहीं, हमारी मुलाकात दोबारा नहीं होगी। ये तो तुम कहते हो। मेरी इच्छा तो हो सकती है तुमसे मिलने की। देवराज चौहान भी बाद में तुमसे अवश्य मिलेगा। सुखराम ने सोहनलाल की आंखों में झांका। मैं नहीं मिलना चाहूंगा तो फिर कोई मुझे कैसे मिल पाएगा? तेरे को ढूंढेगा देवराज चौहान। वक्त बर्बाद करेगा। सुखराम ने मुंह बनाया। सोहनलाल ने व्यंग भरी नजरों से उसे देखा। क्या देखता है? सोच रहा हूं कि तूने देवराज चौहान के बारे में ठीक से पता नहीं किया। बहुत पता किया। सुखराम मुस्कुरा पड़ा। जरूरत से ज्यादा पता किया। तेरे को डर नहीं लगता उससे? जरूर लगता, अगर दोबारा देवराज चौहान से मिलने का ख्याल मन में होता। तू नहीं मिलना चाहेगा तो ये सोच, देवराज चौहान तो मिलने के लिए तेरे पास पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई काम कर पाएगा। सुखराम ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब? सुखराम ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। तो यहीं बैठा रह, हिलना मत। कुर्सी से उठा तो गोली मार दूंगा। मैं बाहर मौजूद अपने आदमियों से बात करके आता हूं। सोहनलाल के चेहरे पर हैरानी उभरी। जब तक तू आएगा मैं रिवॉल्वर निकाल लूंगा, दरवाजा भीतर से बंद कर लूंगा। खबरदार जो कुर्सी से उठा। सोहनलाल उलझन में दिखा। तू जा रहा है? देवराज चौहान के आने का इंतजार नहीं करेगा क्या? वो तेरे लिए हीरा लेने गया है। मैं अपने साथियों से जरूरी बात करके आता हूं। तू कुर्सी से मत उठना, वरना। कहते हुए उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। सोहनलाल ठगा सा बैठा रह गया। वो जानता था कि सुखराम गया, वापस नहीं आएगा वो। ऐसा क्यों? उसने तो देवराज चौहान को राधेश्याम जाधव के शोरूम में हीरा लेने भेजा। देवराज चौहान की वापसी के इंतजार में उसे रुकना चाहिए था, लेकिन अब इसे अचानक ही जाने की पड़ गई। सोहनलाल मामला समझ नहीं पाया। बाहर कार स्टार्ट होने और उसके जाने की आवाज आई। सोहनलाल कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास पहुंचा। बाहर देखा। सुखराम कहीं न दिखा। जाती कार अवश्य दिखाई दी। सोहनलाल के चेहरे पर व्याकुलता नजर आने लगी। उसे लगा कि मामला गड़बड़ है, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। सबसे पहले उसे देवराज चौहान की वापसी का इंतजार करना था। अगला दृश्य। देवराज चौहान के होंठों से कराह निकली। धीरे धीरे वो होश में आने लगा। सिर से दर्द भरी लहरें उठ रही थी। हल्के हल्के चक्कर से आ रहे थे। कई बार लगा कि आंखें खुलने जा रही हैं, लेकिन वो बंद ही रहीं। पेट में उठते दर्द का एहसास कभी कभी हो जाता था। लंबी चेष्टा के पश्चात उसने आंखें खोली। पहले तो कुछ स्पष्ट दिखाई न दिया, धुंधला धुंधला सा ही दिखा। सिर में पीड़ा उठती महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसे साफ स्पष्ट नजर आया। ये एक छोटा सा कमरा था। एक तरफ दीवार के साथ फोल्डिंग बेड खुला हुआ था। पर चादर और तकिया इस स्थिति में पड़ा था कि स्पष्ट महसूस हो रहा था कि कुछ देर पहले वहां कोई सोया लेटा हुआ था। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूमी।
4 कदम दूर एक खाली कुर्सी पड़ी थी। बाईं तरफ दरवाजा था जो कि दूसरे कमरे में खुल रहा था। वहां से टीवी की आवाज आ रही थी। समाचारों का चैनल लगा रखा था। देवराज चौहान को बीता वक्त पूरी तरह याद आया। उसने कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो बाहर हल्की धूप का एहसास हुआ, यानी कि शाम हो गई थी। वो 3-4 घंटे बेहोश रहा। उसकी आंखों के सामने दोनों युवतियों के चेहरे नाचे। सच में दोनों बेहद खतरनाक थी, फुर्तीली थी। अपने को बचाना और सामने वाले पर वार करना आता था उन्हें। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसे बेहोश कर दिया गया। हीरा चाहिए था उन्हें, वो हीरा जो राधेश्याम जाधव से लेकर निकला था। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि वो वहां हीरा लेने पहुंचा है? बात जो भी हो, देवराज चौहान को उसी पल महसूस हो गया था कि बात कोई और ही है। अब ये बात भी साबित हो गई थी। अगर बात हीरे की ही होती तो उसकी बेहोशी के बाद हीरा उसकी जेब से निकाल लिया गया होता। उसे इस तरह यहां लाकर बंदी न बनाया होता। उसे यहां लाने का मतलब था कि देवराज चौहान उसे यहां लाने का मतलब था कि मामला हीरे से वास्ता नहीं रखता था। देवराज चौहान ने इस वक्त अपनी हालत पर गौर किया। वो कुर्सी पर बैठा था और नायलॉन की डोरी से उसके हाथ पांव कुर्सी के साथ सख्ती से बंधे थे। इस तरह कि उसे आजाद हो पाना संभव नहीं लगा। देवराज चौहान अपने कानों में वाहनों की मध्यम सी आवाजों को महसूस कर रहा था। कुछ पलों बाद उसकी निगाह खुली खिड़की पर जा टिकी। वाहनों की आवाजें उधर से ही आ रही थी। जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि खिड़की के पार नीचे चलती सड़क है। वाहन आ जा रहे हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचें नाच रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहां लाने वाली दोनों युवतियां कौन हैं और क्या चाहती हैं। 1 पौने घंटे तक वो शांत अवस्था में कुर्सी पर बंधा पड़ा सोचता रहा कि बात क्या हो सकती है, लेकिन समझ नहीं पाया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देवराज चौहान ने फौरन उस तरफ गर्दन घुमाई। बीना नंबरदार दरवाजे पर मुस्कुराती हुई खड़ी थी। देवराज चौहान ने उसे देखते ही पहचान लिया कि इस युवती ने कार की चाबी निकाल कर फेंकी थी। वो इस वक्त जीन की छोटी सी निक्कर और ऊपर कॉटन की सफेद ढीली ढीली कमीज पहने हुई थी। होश में आ गया हीरो? वो मुस्कुराती हुई कमरे में आ गई। क्या हाल है तेरा? देवराज चौहान ने उसे देखा, घूरा, कहा कुछ नहीं। बीना नंबरदार ने जीन की निक्कर की जेब में हाथ डाला और हीरा निकालकर कुर्सी पर बैठती हुई बोली, इसी हीरे के लिए तुम्हारी ठुकाई हुई है? अगर ये आराम से दे देते तो क्या हर्ज था? उसके चेहरे पर मुस्कान थी। देवराज चौहान ने उसकी हथेली में पड़े हीरे को देखा, फिर उसे देखा। हीरा मिल गया है तो फिर मुझे यहां लाकर क्यों बांध दिया गया? हीरो पे दिल आ गया? वो हंसी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राधेश्याम जाधव के शोरूम से हीरा लेकर निकलूंगा? ये बातें पता करना ही अपना धंधा है। लेकिन मजा नहीं आया। कहने के साथ ही उसने हीरा फेंका, जो कि देवराज चौहान से टकराकर फर्श पर लुढ़कता हुआ एक तरफ पहुंचकर रुक गया। देवराज चौहान ने चमकते हीरे पर निगाह मारी, फिर बीना नंबरदार को देखा। नकली है, वो बोली। नकली? हाँ, 100 या 200 रुपए कीमत होगी इस नकली पत्थर की। देवराज चौहान की निगाह फर्श पर पड़े चमकते हीरे पर जा टिकी। ये नकली नहीं हो सकता। ये साबित करूं कि नकली है? बीना नंबरदार ने अजीब से स्वर में कहा। करो। वो कुर्सी से उठी, फर्श पर पड़ा हीरा उठाया और उसे आगे बढ़कर खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। देवराज चौहान ठगा सा रह गया। उसके द्वारा हीरा इस तरह खिड़की से बाहर फेंक देने से स्पष्ट था कि वो वास्तव में नकली था, जबकि राधेश्याम जाधव ने यह हीरा उसे असली कहकर दिया था। परंतु उसने नकली हीरा क्यों दिया? क्या वो नहीं जानता था कि नकली हीरा देने से वो कभी भी वापस आकर उसे खत्म कर सकता? ओह,
राधेश्याम जाधव को पता होगा कि वो वापस नहीं आएगा। वो जानता होगा कि बाहर उसके साथ क्या होने वाला है। तो सुखराम, क्या वो इन युवतियों से मिला हुआ है? क्या चक्कर है? मैं वो वापस कुर्सी पर बैठती कह उठी, अगर तुम्हारे होश आने से पहले हीरा खिड़की से बाहर फेंक देती तो तुम कभी मेरी बात का यकीन नहीं करते। यही सोचते कि मैं झूठ बोल रही हूं। हीरा मैंने हड़प लिया है। देवराज चाहन ने उसकी आंखों में झांका। असल बात क्या है? असल बात? मैंने ये बात तभी कह दी थी कि बात हीरे की नहीं है। मतलब की बात बोलो। बीना नंबरदार देवराज चाहन को देखने लगी। हमें असली हीरा चाहिए था। करोड़ों का हीरा था वो, जो तुम लेने गए थे। लेकिन बात नहीं बन पाई। तुम्हें ही नकली मिला तो हमें असली हीरा कैसे मिलता? बीना नंबरदार मुंह बनाकर कह उठी, मतलब कि बात खत्म? हाँ। तो मुझे यहां कैद करने का क्या मतलब है? अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। तभी दरवाजे की तरफ से आरा जेटली की आवाज आई। होश में आ गया ये? देवराज चाहन ने उसे देखा। वो नहाकर आई थी और गीले बदन पर ही सफेद रंग का पतला सा गाउन पहन लिया था। बीना, इसे खोलो। अभी तक बांध रखा है। कहने के साथ ही वो पलटी और नजरों से ओझल हो गई। कुछ ही क्षणों बाद वो भीतर आई। हाथ में किचन वाला चाकू था, जिससे उसने देवराज चाहन के बंधन काटे और चाकू एक तरफ रखकर वहां बिछे फोल्डिंग पर अधलेटी सी जा पड़ी। बंधनों से आजाद होते ही देवराज चाहन ने अपनी कलाइयां मली, टांगे हिलाई, फिर उठ खड़ा हुआ। जाने क्यों उसे लग रहा था कि यह मामला इतना ही नहीं है जितना कि उसे नजर आ रहा है, बल्कि असल मामला तो अभी शुरू होना है। दोनों युवतियों की लापरवाही जैसे बनावटी है। क्यों हीरो? बीना नंबरदार मुस्कुराई। आज़ादी में बहुत मजा आता है। क्यों? है ना? देवराज चांद ने अपनी जेबें टटोली। रिवॉल्वर निकाल ली गई थी। बाकी सब सामान अपनी जगह पर मौजूद था। देवराज चांद ने सिगरेट निकालकर सुलगाई और कश लिया और बारी बारी दोनों को देखा। बोल बोल, क्या कहना चाहता है? बीना नंबरदार की निगाह बार बार उसके चेहरे पर थी। कई बातें हैं जो मेरे सामने स्पष्ट नहीं हो पा रही, देवराज चाहन ने कहा। क्या बातें? सुखराम ने सोहनलाल पर कब्जा जमाकर मुझे मजबूर करके राधेश्याम जाधव के पास से अकबर अली वाला हीरा लाने भेजा। राधेश्याम जाधव ने मुझे हीरा दिया। वो मुझसे झूठ बोलने या हेराफेरी करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसने मुझे नकली हीरा दे दिया। देवराज चाहन क्षण भर ठिठका, फिर पुनः बोला, मैं वहां क्या करने गया हूं ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन तुम दोनों को पता थी ये बात। जाहिर है कि सुखराम ने ही ये बात तुम दोनों को बताई। तुम दोनों को पहले से ही पता था कि वो क्या करने वाला है और मैं कहां पर क्या करने जा रहा हूं। राधेश्याम जाधव का मुझे नकली हीरा देना ये बात साबित करता है कि बात हीरे की नहीं है। असल बात कुछ और है। राधेश्याम जाधव ने पहले ही सेट कर रखा था कि मैं वहां पर आऊं तो अकबर अली नाम के हीरे के नाम पर वो मुझे नकली हीरा देगा। वाह हीरो, तेरी हर बात निराली है। बीना नंबरदार हंसी। आरा जेटली उसे एकटक देख रही थी। देवराज चाहन ने दोनों को देखा। अब असली बात पर आ जाओ। यही असली बात है जो तुम्हारे सामने हो रहा है। देवराज चाहन के चेहरे पर छोटी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। तुम दोनों कौन हो? मैं बीना नंबरदार हूं और ये आरा जेटली। करती क्या हो? तुम देख ही रहे हो कि हम करती क्या हैं। इतनी आसानी से अपने बारे में मुझे बता दिया। क्यों? हम क्या डरती हैं तुमसे? बीना नंबरदार कह उठी।
सुखराम ने तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में? अवश्य बताया होगा, ना बताने का तो मतलब ही नहीं है। बीना नंबरदार और आरा जेटली की नजरें मिली। क्या बताना था सुखराम ने? बीना नंबरदार कह उठी। मेरे बारे में? क्या हो तुम? देवराज चौहान ने दोनों को देखा और कुछ पल खामोश रहकर कह उठा। मैं जानता हूं कि तुम दोनों को अच्छी तरह पता है कि मैं देवराज चौहान हूं, डकैती मास्टर देवराज चौहान। आरा जेटली की आवाज में दृढ़ता भरी पड़ी थी। ठीक कहा, डकैती मास्टर देवराज चौहान। देवराज चौहान ने उसे घूरा। तुमने भी ठीक कहा कि हमें मालूम है कि तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो। आरा जेटली उसी लहजे में बोली। मतलब कि मुझे फंसाने के लिए तुम दोनों ने सुखराम को आगे किया? वो सारी मेहनत सुखराम की ही है, आरा जेटली कह उठी। वरना हमें मालूम ही नहीं होता कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ मिलते हो। 3 महीनों की कोशिश करके सुखराम तुम्हारे बारे में जान सका। तुम दोनों मुझसे मिलना चाहती थी, तभी ये सब करके मुझे अपने साथ ले आई, देवराज चौहान बोला। बीना नंबरदार और आरा जेटली की नजरें मिली। देवराज चौहान, आरा जेटली बेहद शांत स्वर में बोली, इस वक्त तुम हमारी कैद में हो। कैद में? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ हीरो, हमारी बात का विश्वास कर। बीना नंबरदार की आवाज कड़वी हो गई। देवराज चौहान ने कश लिया। चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। मैं कैद में नहीं हूं और जा रहा हूं। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। रोकना हो तो रोक लो। बीना नंबरदार और आरा जेटली उसे देखती रही। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मत जाओ, आरा जेटली फौरन कह उठी। देवराज चौहान नहीं रुका, कमरे से बाहर निकल गया। नहीं माना, बीना नंबरदार ने आरा जेटली से कहा। तड़प लेने दे, पहले तो तड़पेगा। इतनी जल्दी कैसे विश्वास आएगा कि वो पक्की कैद में है? 1-2 बार तो कोशिश करेगा ही निकलने की। उसके बाद समझ जाएगा कि उसका बस नहीं चलेगा। हमारी बात माननी होगी उसे। हमारे लिए अच्छा ही है कि कैद की तसल्ली कर लेने के बाद शांति से बैठेगा। तब तक हम अपना आसान तब हम अपना काम आसानी से कर सकेंगी। बेचारा हीरो, बीना नंबरदार गहरी सांस लेकर बुदबुदा उठी। अगला दृश्य। ये 2 कमरों का छोटा सा साधारण फ्लैट था। दूसरे कमरे में प्रवेश करते ही देवराज चौहान ठिठका। कमरे में 4 लकड़ी की कुर्सियों और छोटा सा लकड़ी का ही टेबल लगा रखा था। सामने ही फ्लैट से बाहर निकलने वाला दरवाजा था, जो कि इस वक्त बंद था, और उसके पास ही कुर्सी डाले उससे 2.5 गुना चौड़ा, उसके जितना ही लंबा व्यक्ति बैठा था। उस छोटे से कमरे में वो व्यक्ति पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान उसे देखकर ठिठका, होंठ सिकुड़े। वो व्यक्ति स्थानीय न लगकर विदेशी मूल का लगता था, नेपाली या चीनी व्यक्ति जैसा। दोनों की नजरें मिली। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उस व्यक्ति ने इशारे से पूछा, क्या बात है? बाहर जाना है, देवराज चौहान बोला। दरवाजा खोलो। उसके भारी भरकम चेहरे पर मुस्कान उभरी फिर लुप्त हो गई। दरवाजा खोलो, देवराज चौहान ने आंखें सिकुड़ी। उसने अपना भारी भरकम शरीर संभाला और उठा। कुर्सी खींचकर एक तरफ कर दी, फिर देवराज चौहान को देखते हुए इशारे से कहा कि वो खुद ही दरवाजा खोल ले। इसके साथ ही वो 2 कदम पीछे हट गया। देवराज चौहान को खतरा महसूस हो रहा था उससे। इतनी शराफत से वो उसे जाने नहीं देगा, इस बात का पूरी तरह एहसास था उसे। उस व्यक्ति को देखते हुए देवराज चौहान सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठका। वो मोटा व्यक्ति हाथी की तरह खड़ा उसे देख रहा था। देवराज चौहान उसके प्रति सतर्क था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ये बाथरूम का दरवाजा नहीं है,
मोटा बोला। बाथरूम उस तरफ है। ये दरवाजा किधर जाने का है? देवराज चौहान ने पूछा। बाहर जाने का। मुझे बाहर ही जाना है। मम्मी से पूछा है? मम्मी से? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। वो उस कमरे में है। सफेद गाउन वाली मम्मी की बात कर रहा हूं। वो मम्मी है, सुना तूने? देवराज चौहान समझ गया कि वो आरा जेटली की बात कर रहा है। तेरी मम्मी का मूड ठीक नहीं है। इसके साथ ही देवराज चौहान ने दरवाजे की सिटकनी हटानी चाहिए। मोटे का हाथ घूमा। देवराज चौहान सतर्क था। वो पीछे हटा। उसका वार खाली गया। इसके साथ ही देवराज चौहान ने फुर्ती से अपने जूते की ठोकर पूरी ताकत से उसके पेट में मारी। ऐसा होते ही उसका पेट गुब्बारे की भांति जोर से फड़का और हौले से हिलता हुआ शांत पड़ गया। पूरी ताकत से मारी गई ठोकर का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। देवराज चौहान सतर्क था। 3-4 कदम पीछे हट गया। उसने शांत अंदाज में पेट पर हाथ फेरा और बोला, बाहर जाना है तो मम्मी की हाँ करवा दे, नहीं तो आराम से बैठ जा। ये सब नहीं चलेगा। कौन हो तुम? सिंगापुर का हूं। टोंड नाम है। उसने अपने लटकते गालों पर हाथ फेरा। पेशेवर बॉक्सर हूं। बड़े बड़े मुकाबले खेले हैं मैंने। लोग मेरा नाम सुनते ही हजारों डॉलर मेरे जीतने को कहकर दांव पर लगा देते हैं। साल भर से बॉक्सिंग छूट गई है। 2 दर्शकों के सिर फोड़े और वो मर गए। केस चल रहा है। मरने वालों के परिवार वालों से बात हो गई है। वो डॉलर लेकर मेरे हक में गवाही दे देंगे। साल 6 महीनों के लिए ही अंदर जाऊंगा अगर गया तो। वैसे अब इधर हिंदुस्तान में मम्मी के लिए काम करता हूं। मुझे क्यों बता रहे हो? देवराज चौहान की निगाह पूरी तरह उस पर थी। समझा रहा हूं कि मेरे सामने मत पड़ो। शराफत से रहो। हमारा साथ लंबा है। टोन ने गर्दन हिलाई। साथ लंबा है? देवराज चौहान के होंठों से निकला। हाँ। कैसे? पता चल जाएगा। वो मुस्कुराया। जवाब पाने की जल्दी क्यों करते हो? उसी पल देवराज चौहान ने लंबी छलांग लगाई और टोन से जोरों से टकराया। टोन लड़खड़ाया। 1-1.5 कदम पीछे हटा। देवराज चौहान उसकी गर्दन पकड़कर एक हाथ से झूला और दूसरे हाथ से घूंसा पूरी शक्ति से उसकी गर्दन पर दे मारा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ ही उसने देवराज चौहान को कमर से पकड़ा और खिलौने की तरह दूर उछाल दिया। हवा में लहराता देवराज चौहान का शरीर कुर्सी से टकराया और कुर्सी सहित नीचे लुढ़कता चला गया। उसके होंठों से तीव्र कराह निकली। पूरा शरीर पीड़ा से झंझना उठा। दायां कंधा दीवार से टकराया था। कुर्सी से घुटना जोरों से लगा था। वहां से पीड़ा की लहर पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगी थी। देवराज चौहान जल्दी से उठा। घुटना और कंधा बुरी तरह दर्द कर रहा था। तुम सिंगापुर से यहां कैसे आए? देवराज चौहान होंठ भींचकर बोला। मैं सब काम करता हूं। डॉलर मिलने चाहिए, उसने दांत फाड़ कर कहा। तभी दूसरे कमरे से आरा जेटली की आवाज आई। इसकी जान मत लेना टोंड। मालूम है। देवराज चौहान ने दांत भींचकर उसे देखा। मम्मी को तेरी कितनी चिंता है? टोंड ने गहरी सांस ली। मेरी तो जरा भी चिंता नहीं करती। तुम चाहते क्या हो? देवराज चौहान ने दांत भींचकर पूछा। मम्मी ने नहीं बताया? नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर अब गुस्सा नजर आने लगा था। मम्मी ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और देवराज चौहान की गर्दन थाम ली। क्या 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 कर रहा है? तू उछल बहुत रहा है। वो हौले से हंसा और अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर रखा। तेरे को आराम की जरूरत है। मैं ऐसे ही ठीक हूं। सुना है तू हिंदुस्तान का जाना माना डकैती मास्टर है। तभी देवराज चौहान ने टोंड की नाक पर अपने सिर की जोरदार टक्कर मारी। टोंड की नाक से खून बह निकला।
इसके बाद देवराज चौहान कुछ न कह सका, कुछ न कर सका। टोन ने अपने सिर पर रखे हाथ से टोन ने उसके सिर पर रखे हाथ से माथे की साइड का एक खास हिस्सा अंगूठे से दबा दिया। देवराज चौहान देवराज चौहान क्षण भर के लिए छटपटाया, फिर उसका शरीर ढीला पड़ता चला गया। अगला दृश्य। सोहनलाल परेशान था। देवराज चौहान की कोई खबर नहीं थी उसके पास। सुखराम के जाने के पश्चात उसने देवराज चौहान के आने का घंटा भर और इंतजार किया, फिर तैयार होकर बाहर निकल आया। परंतु सवाल यह था कि उसे ढूंढे तो कहां ढूंढे। एक ही जगह थी जहां से देवराज चौहान के बारे में कुछ मालूम हो सकता था। जाधव सन ज्वेलर्स का मालिक राधेश्याम जाधव, बांद्रा वेस्ट में उसका शोरूम था। देवराज चौहान यहां से वहीं पर गया था और लौटा नहीं। सोहनलाल ने जेब से मोबाइल निकाला और बंगले का नंबर मिलाया। सारे हालातों की खबर जगमोहन को देना जरूरी था। बंगले की फोन की बेल होती रही। फोन कौन उठाता? जगमोहन तो दिल्ली में था। सोहनलाल को नहीं मालूम था। जब फोन नहीं उठाया गया तो सोहनलाल ने जगमोहन के मोबाइल का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल हुई। हेलो। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। बंगले पर नहीं है? सोहनलाल ने गंभीर स्वर में बोला। बंगले पर? मैं तो दिल्ली में हूं। जगमोहन की आवाज आई। दिल्ली? क्या बात है? सोहनलाल ने कम शब्दों में सारा मामला बताकर कहा, मैं तो राधेश्याम जाधव के पास जा रहा था, सोचा तेरे से बात कर लूं, लेकिन तू तो दिल्ली में। तेरे को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? जगमोहन का गंभीर स्वर सोहनलाल के कानों में पड़ा। सच बात तो यह है कि मुझे गड़बड़ लग रही है, सोहनलाल ने होंठ भींचकर कहा। सुखराम का एकाएक मुझे छोड़कर इस तरह चले जाना, जबकि देवराज चौहान उसके लिए 40 करोड़ का हीरा लेने गया हो, उसके बाद देवराज चौहान का वापस ना आना। यह काम ऐसा नहीं था कि देवराज चौहान इतनी देर लगा। सुखराम के बारे में क्या पता किया? कुछ नहीं, अभी तो पता कर। सबसे पहले सुखराम के बारे में पता कर। जगमोहन की आवाज उसे सुनाई दी। देवराज चौहान अगर ठीक ठाक होगा तो वापस आ जाएगा। उसके साथ गड़बड़ हुई होगी तो भी हमें सुखराम से बात करने की जरूरत पड़ेगी। वो ज्वेलर्स, राधेश्याम जाधव। मैं कल सुबह आ रहा हूँ, सुबह 9 बजे तक तेरे पास पहुंच जाऊंगा। सुखराम का पता कर सोहनलाल कि वो कहाँ मिलेगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और फोन बंद करके जेब में रख लिया। अगला दृश्य। सोहनलाल जब थाने पहुंचा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। धूप की गर्मी की वजह से बुरा हाल था। सड़कों पर इस वक्त लोग कम ही दिखाई दे रहे थे, वाहन भी कम थे। थाने के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा सा पुलिस वाला बैठा था। राम राम ताऊ, सोहनलाल बोला। ताऊ रूपी पुलिस वाले ने सोहनलाल को देखा। कौन मर गया तेरा? अभी तक तो सब ठीक है, सोहनलाल मुस्कुराया। हवलदार हीरा प्रसाद से मिलना है। कहाँ होगा वो? हीरा प्रसाद से? उसने मुंह बनाया। क्या काम है? बहन के ब्याह की बात है उससे। क्यों छोरी को बेमौत मरवाने? क्या हो गया ताऊ? हीरा प्रसाद 2 बार ब्याह कर चुका है। दूसरी बार तो मैंने ही बेचारी अपनी भतीजी को उसके साथ बांध दिया। पहले वाली बीवी तो घर से भाग गई। मेरी भतीजी पागल खाने में भर्ती है। होश गुम हो चुके हैं बेचारी के। ताऊ रूपी पुलिस वाला लंबी सांस लेकर कह उठा। समझ में नहीं आता कि ब्याह के बाद हीरा प्रसाद ऐसा क्या करता है कि। तुमने पता नहीं किया ताऊ? कैसे पता करूं? उसकी बीवियों से ही तो पता चलेगा। एक भाग गई, दूसरी पागल खाने पहुंच गई। तू अपनी छोरी को उसके साथ ना बांध। उसके साथ भी वो कमीना वही करेगा जो पहली दो के साथ किया होगा। समझा। लेकिन हीरा प्रसाद है कहाँ? नहीं मानेगा। मैं तो उसका चेहरा देखकर पहचान लेना चाहता हूं कि अगर कभी वो दोबारा सामने पड़े तो गलती से बहन का ब्याह उससे न कर दूं।
फिर तो ठीक है। ताऊ रूपी पुलिस वाले ने सिर हिलाया। हीरा प्रसाद की ड्यूटी पीसीआर वैन पर है। या तो वो ड्यूटी पर गया होगा, चला गया होगा तो शंकर चौक पर पहुंच जाना। घूम फिर कर पीसीआर वैन में वो वहीं पहुंचेगा। नहीं गया होगा तो उसे कैंटीन में पकड़ना। कैंटीन वाले से हर वक्त गप्पे मारता रहता है, चाय पकौड़े खाता रहता है। अंदर की बात है जो सुनी है कि कैंटीन वाले की बहन भी ब्याह के लिए तैयार है। उसे फंसाने के फेर में है हीरा प्रसाद। कैंटीन वाले को सतर्क नहीं किया? सोहनलाल मुस्कुराया। किया, पता नहीं क्यों, वो भी हीरा प्रसाद से चिपका रहता है। सोहनलाल आगे बढ़ गया। वो जानता था कि थाने की इमारत के पीछे की तरफ खुले में कैंटीन है। सोहनलाल वहां पहुंचा तो हीरा प्रसाद को पेड़ के नीचे खड़े पाया, छाव में। वहां और भी पुलिस वाले खाने पीने बातें करने में व्यस्त थे। हीरा प्रसाद अकेला था। प्लेट पकड़े उसमें रखे ब्रेड पकौड़े खा रहा था। वो वर्दी में था और ड्यूटी के लिए तैयार था। सोहनलाल उसके पास पहुंचा। हम्म। सोहनलाल को देखते ही ब्रेड पकौड़ा मुंह में ठूसते हुए कह उठा, कर दिया कोई कांड? नहीं। तो फिर थाने क्यों आया? तेरे से मिलने। मेरे से रिश्तेदारी गांठता है? हीरा प्रसाद ने उसे घूरा। रिश्तेदारी तो नोटों से गांठी जाती है, सोहनलाल ने कहा और गोली वाली सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। नशे वाली सिगरेट पीता है, लॉकअप में बंद कर दूंगा। ब्रेड पकौड़ा मुंह में डालते हुए वो बोला। सोहनलाल ने कस लिया। तू नोटों की बात कर रहा था, बात में दम है या खाली खाली भौंक रहा है? काम पूरा करेगा तो नोट भी मिलेंगे। हवलदार हीरा प्रसाद ने उसे घूरा, फिर धीमे स्वर में बोला, काम करके नोट बनाए तो क्या बनाए? खैर बोल, फूट मुंह से, क्या काम है? एक बंदे को ढूंढना है, नाम हुलिया मेरे पास है। मैं ढूंढूं? हाँ। क्यों? नोट दूंगा। पागल तो नहीं हो गया तू? तेरे वास्ते मैं ड्यूटी छोड़कर किसी को ढूंढना शुरू कर दूं? 5,000 दूंगा। 5,000? हवलदार हीरा प्रसाद अटका। मामला क्या है? 10,000 दूंगा, खामोशी से ये काम कर। समझ गया, तू चाहता है कि कुछ न पूछूं और तू कहे तेरा काम कर दूं। तभी तो 10,000 दे रहा हूं। दे। पहले आधा काम कर। पहले काम कर। पहले आधा दे। तूने हुलिया तो पूछा नहीं, नाम तो पूछा नहीं कि किसे ढूंढना है। 5,000 दे, बाकी बात फिर। सोहनलाल ने 5,000 उसे दिया और उसने उसे फौरन जेब में डाल लिया। अब सुन, मेरे पास कोई चिराग तो है नहीं कि तेरे बताए हुलिया के आदमी को मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ढूंढ निकालूं। ढूंढने के लिए वजह होनी चाहिए, ऐसी वजह कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढे। तो उसके खिलाफ केस बना, रिपोर्ट लिखवा, संगीन मामला बना, फिर देख कैसे पुलिस उसे बिल से बाहर निकाल लाती है। पुलिस? फिक्र मत कर, ढूंढेगी उसे पुलिस, लेकिन बाद में तू ये कह देना कि जिसके बारे में तूने रिपोर्ट लिखवाई है वो ये नहीं है। उसके बाद वो तेरे सामने होगा, जो भी हिसाब चुकता करना हो कर लेना। समझा कि नहीं? समझ गया। तो थाने में जा, हुकुमचंद को मैं बोल देता हूँ, वही तेरी रिपोर्ट लिखेगा। क्या नाम है उसका? सुखराम। पुलिस जानती पहचानती है शायद उसे। चिंता मत कर, जान पहचान ना भी होगी तो पुलिस पहचान निकाल लेगी। तू उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखा दे कि उसने बलात्कार किया है। तूने उसे रोका तो तेरे हाथ पांव भी बांध दिए, छोकरी भाग गई। कोई सुनसान सी जगह पे ये सब हुआ बता दे। उस जगह पर एक रस्सी डाल दियो कि इस रस्सी के सहारे तेरे हाथ पांव बांधे थे। वहां दो चार चूड़ियां टूटी हुई और छोटे से लेडीज पर्स रख देना, जिसमें लिपस्टिक वगैरह ही हो बस, ताकि पुलिस जब तेरे को घटनास्थल पर लेकर जाए तो वहां ये सब चीजें मिलें और लगे कि सच में वहां कुछ हुआ है। सोहनलाल ने हौले से सिर हिलाया।
किसी सुनसान जगह पर ये चीज़ें रख और इधर ही थाने में हुकुमचंद के पास आ जाना। उसे मैं सब समझा दूंगा। रिपोर्ट लिखने में वो रिपोर्ट लिखने में वो तेरी मदद करेगा। उसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। तेरे रिपोर्ट लिखाते ही उस सुखराम का हुलिया पूरी मुंबई पुलिस तक पहुंच जाएगा। वो सतर्क तो होगा नहीं कि उसकी तलाश में तू पुलिस की सहायता लेगा। ऐसे में वो आनन फानन हत्थे चढ़ जाएगा। मैं जाता हूँ कि बाकी के 5,000? हवलदार हीरा प्रसाद ने टोका। पहले सुखराम को तो मिल लेने दे। हीरा प्रसाद ने उसे घूरा। दे देना। लेने के लिए तेरे घर पर आया तो 5 के कुल मिलाकर 10,000 हो जाएंगे। पहले कभी तेरे पैसे मारे हैं? वही तो मेरा मतलब है कि कहीं नोटों के मरने मारने की शुरुआत ना हो जाए। उसके बाद सोहनलाल थाने में गया और 1.5 किलोमीटर दूर वीरान सी नजर आने वाले पार्क में एक दुकान से ली पुरानी सी रस्सी और चूड़ियों के टुकड़े वहां पर गिरा दिए। उसके बाद वापस थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखने वाले हुकुमचंद से मिला। उसने जब हीरा प्रसाद का नाम लिया तो हुकुमचंद ने उसे इज्जत से बिठाया। चाय के साथ 4 बिस्कुट भी प्लेट में मंगवा कर रखवा खिला दिए। फिर रिपोर्ट लिखी गई। सोहनलाल ने रिपोर्ट में लिखा कि उसके सामने उस व्यक्ति ने युवती को उठाया और सुनसान पार्क में ले जाकर बलात्कार किया। वहां और कोई नहीं था। उसने देखा, बलात्कार रोकने की चेष्टा की, परंतु वो व्यक्ति ताकतवर था और उसके हाथ पांव वहां पड़ी रस्सी से बांधकर उसे एक तरफ डाल दिया। बलात्कार करने के बाद उस व्यक्ति ने उस युवती से कहा कि सुखराम जो चाहता है वो करके रहता है। इस तरह उसे बलात्कार करने वाले का नाम पता चला। इस तरह की रिपोर्ट के बाद सोहनलाल ने सुखराम का हुलिया बारीकी से नोट करवाया। बाकी की कसर हुकुमचंद ने पूरी कर दी। फौरन ही सोहनलाल की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। हुकुमचंद हर मर्ज की दवा था। हवलदार हीरा प्रसाद को दिया गया 5,000 और बाकी के दिए जाने वाले 5,000 अपना असर दिखा रहे थे। अगले 30 मिनट में सुखराम का हुलिया मुंबई पुलिस को प्रसारित कर दिया गया। अगला दृश्य। सुखराम सोहनलाल के घर से निकलने के बाद कार पर बैठकर वो वहां से निकल गया। अब उसका कोई काम नहीं था। उसका काम यहीं तक था कि देवराज चौहान को आरा जेटली के सामने डलवाना था। सिर्फ इस काम के उसने आरा जेटली से 3 लाख रुपए लिए थे। काम पूरा कर दिया था। देवराज चौहान को बीच में शक न हो इसलिए अपनी बात में दम डालने के लिए बीती शाम को राधेश्याम जाधव के पास गया और उसे डिब्बी में कांच का मामूली पत्थर देकर कहा कि कल कोई आकर उससे अकबर अली का हीरा मांगे तो उसे ये दे देना। राधेश्याम जाधव इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुखराम ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके बेटे को खत्म कर देगा जो सुबह कॉलेज जाता है। राधेश्याम जाधव को सुखराम की बात माननी पड़ी। देवराज चौहान के वहां पहुंचने पर उसे सुखराम का दिया नकली हीरा उसके हवाले कर दिया। क्योंकि सारा मामला सिलसिलेवार हुआ था इसलिए देवराज चौहान को कहीं भी शक न हुआ। सुखराम खुद नहीं जानता था कि आरा जेटली कौन है और देवराज चौहान से क्या चाहती है। पहले उसे असम से फोन आते रहे आरा जेटली के, फिर वो मुंबई आ गई थी। 3 लाख रुपया 2 दिन पहले ही उसे कोई आदमी दे गया था। यानी कि कुल मिलाकर सुखराम का काम इस मामले में खत्म हो गया था। वहां से निकलकर उसने सबसे पहले लंच किया। उसके बाद किसी काम की खातिर किसी से मिला और शाम को अपने फ्लैट में पहुंचते वक्त रास्ते में विस्की की बोतल खरीद ली थी। वो आरा जेटली, सोहनलाल या देवराज चौहान को तो भूल ही गया था। तब शाम के 8 बज रहे थे जब वो नहा धोकर बैठा और पहला पैग का घूंट भर ही रहा था, कॉल बेल बजी। सुखराम के चेहरे पर क्षणिक देर के लिए सोच के भाव उभरे। गिलास रखकर वो उठा और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उसी पल उसकी आंखें सिकुड़ी। चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। सामने 4 पुलिस वाले खड़े थे। पीछे सड़क पर खड़ी पुलिस कार में भी 2 पुलिस वाले बैठे नजर आ रहे थे। उनमें से 2 पुलिस वालों को वो पुराना जानता था। उन्हें देखकर उसके होंठों से निकला, लक्ष्मण, क्या हुआ? तभी सामने खड़े पुलिस वाले ने अपना हाथ घुमाया और उसके गाल पर पड़ा। साले, बलात्कार करता है, पूछता है क्या हुआ?
चोरी चकारी दादागिरी तो चलती ही थी, अब बलात्कार भी? ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। पूरी मुंबई पुलिस तेरे को ढूंढ रही है, वो भी मिल जाएगी जिसके साथ तूने जबरदस्ती की। कहने के साथ ही उसने सुखराम की कमीज का कॉलर पकड़कर बाहर खींचा। आंखों देखा गवाह है, वही जिसे तूने बांधा था। मैंने बांधा था? चल तू, थाने में तेरा हाल पूछते हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मैं तेरे जैसे हरामी का विश्वास तो तेरी माँ भी ना करे। अले बलात्कारी, अले को डंडे मारते ले चलो। अगला दृश्य। तब रात के 9:30 बज रहे थे जब सोहनलाल को मोबाइल फोन पर थाने से फोन आया। हेलो, सोहनलाल है तू? उधर से किसी ने पुलिस वाले ढंग में पूछा। हाँ, लेकिन तुमने रिपोर्ट लिखवाई कि बलात्कार तेरे सामने ही हुआ है? हाँ, वो सुखराम नाम का वो आदमी पकड़ लिया है, इधर थाने में बैठा है। आके तू उसे पहचान। अभी आया, जल्दी। हाँ, जल्दी आया। कहने के साथ ही सोहनलाल ने फोन बंद किया और थाने जाने के लिए निकल पड़ा। अगला दृश्य। सोहनलाल को सुखराम के सामने पहुंचाया गया। वो लॉकअप में बंद था। सोहनलाल को सामने पाकर सुखराम चिहुक उठा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पहचान ले, पास खड़ा पुलिस वाला सोहनलाल से बोला। इसी हरामी ने बलात्कार किया था और नहीं, ये नहीं है वो। ध्यान से देख, यही है वो। नहीं, वो दूसरा था, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूं। सोहनलाल ने इंकार में सिर हिलाया। पुलिस वाले ने मुंह बनाया और लॉकअप खोलकर सुखराम को बाहर निकाला। चंद और पुलिस वालों ने दोनों से बात की, फिर उन्हें जाने दिया गया। सोहनलाल और सुखराम दोनों इकट्ठे ही थाने से बाहर निकले। समझ आ गई तेरे को? सोहनलाल तीखे स्वर में बोला। क्या? कि तू हमसे बचकर कहीं नहीं छिप सकता। कुछ ही घंटों में तेरे को पुलिस वालों के हाथों ढूंढवा लिया। क्यों? हरामी पूछता है क्यों? सोहनलाल खा जाने वाले स्वर में बोला। देवराज चौहान कहाँ है? मुझे क्या पता, तेरे सामने ही वो हीरा लेने। नहीं मानेगा? मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे फ्लैट पर, कल सुबह तक तू वहीं रहेगा। जबरदस्ती है क्या जो? कोई जबरदस्ती नहीं, जा, जहां जाना चाहे जा। कल सुबह अपना हाल देखना। सोहनलाल ने दांत भींच कर कहा। सुखराम ने उसके साथ चलते घूर कर उसे देखा। धमकी देता है मुझे? नहीं, प्यार से कह रहा हूं कि मेरे साथ चल। रात वहीं रह, पूरी सेवा करूंगा। मेरी बात नहीं मानेगा तो सुबह देख लेना तेरे साथ क्या होता है। फिर मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। सोहनलाल के स्वर में लापरवाही आ गई। क्या होगा मेरे साथ? वो सुबह ही पता चलेगा। तू जा, मजे ले। कहने के साथ ही सोहनलाल उसे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ा। रुक रुक, मैं चलता हूं तेरे साथ। रात तेरे साथ ही रहूंगा। विस्की मिलेगी? मिलेगी। सुखराम तेजी से आगे बढ़कर सोहनलाल के साथ साथ चलने लगा। देवराज चौहान कहाँ है? सुखराम ने पूछा। तुझे पता होगा। मुझे क्या पता, तेरे सामने ही तो हीरा लेने। सोहनलाल ने चलते चलते उसे घूरा। मुझे तेरे से यही तो जानना है कि देवराज चौहान को तूने वहां क्यों भेजा। क्या उसके साथ हुआ क्या वहां? वो किधर चला गया? देवराज चौहान बच्चा है जो घर का रास्ता भूल। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो रास्ता नहीं भूल सकता। सोहनलाल दांत भींच कर बोला। इसलिए उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन वह नहीं लौटा और तू उसके वापस आने से पहले ही खिसक गया। सीधी बात है भाई कि तेरे को हीरे की जरूरत नहीं थी, बात कुछ और ही है। देवराज चौहान को तूने किसी योजना के तहत कहीं भेजा और गलत फहमी मत पाल, ऐसा कुछ नहीं है। सुखराम सोच भरे स्वर में बोला। रात मुझे अपने पास रखकर क्या करेगा? खिला पिलाकर तेरी सेवा करूंगा।
सोहनलाल के होंठों से कड़वा स्वर निकला। अगला दृश्य। देवराज चौहान की आंख खुली तो पास में टोंड, आरा आरा जेटली और बीना नंबरदार को मौजूद पाया। वही कमरा था। वो तीनों व्यस्त लग रहे थे। उसे याद आया कि टोंड ने उसे बेहोश कर दिया था। देवराज चौहान को वहां लकड़ी की बड़ी पेटी नजर आई जो कि 5 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 2.5 फुट ऊंची थी। ये पहले नहीं थी वहां, अभी लाई गई थी। टोंड, आरा जेटली बोली। बोलो मम्मी। इसे उठाकर पेटी में डालो। और तभी देवराज चौहान उठ बैठा। मेरा हीरो होश में आ गया, बीना नंबरदार कह उठी। टोंड और आरा जेटली की निगाह भी उस पर जा टिकी। कम से कम इतना तो बता दो कि मेरा करना क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। तुम्हारी नीलामी की जाएगी देवराज चौहान। आरा जेटली ने भावहीन निगाहों से उसे देखा। नीलामी? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हीरो कितना किस्मत वाला है। मैं समझा नहीं। देवराज चौहान आरा जेटली को देख रहा था। तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं देवराज चौहान। तुम हिंदुस्तान के जाने माने डकैती मास्टर हो। पुलिस को तो तुम्हारी तलाश है ही। और भी बहुत होंगे जो तुम्हें जिंदा हासिल करने की ख्वाहिश रखते होंगे। देवराज चौहान की निगाह आरा जेटली पर रही। उनके बीच तेरी नीलामी होगी। जो ज्यादा पैसे देगा वो देवराज चौहान को हासिल कर लेगा। खूब। देवराज चौहान बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। तुम तो मेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रही हो। तुम्हारी मौत का नहीं, अपनी जिंदगी का। क्या मतलब? मतलब बताना तुम्हें जरूरी नहीं है। तुम अपने दिन गिनो। आरा जेटली का स्वर गंभीर था। हम ये ठिकाना बदल रहे हैं। तुम्हें इस पेटी में डालकर यहां से ले जा रहे हैं। उठो और इसमें लेट जाओ। देवराज चौहान का मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। ये लोग उसे जरा भी मौका नहीं दे रहे थे कि वो यहां से निकलने की चेष्टा कर सके। सतर्क थे वो तीनों। अपने काम में एक्सपर्ट थे। उसे नीलाम करने की योजना भी बहुत खतरनाक थी। बहुत सोच समझ कर उस पर हाथ डाला गया था। टोंड, उसे बैठा पाकर आरा जेटली बोली। इसे उठाकर पेटी में, मैं खुद ही उसमें लेट जाता हूं। देवराज चौहान कहते हुए उठ खड़ा हुआ। एक पल बीता कि देवराज चौहान ने आरा जेटली पर छलांग लगा दी। किसी को समझने संभलने का मौका ही नहीं मिला। देवराज चौहान की बाईं बाह आरा जेटली की गर्दन से सांप की तरह लिपट गई। आरा जेटली कसमसा उठी। वाह हीरो। बीना नंबरदार मुस्कुरा पड़ी। तूने तो कमाल कर दिया। अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरी तरफ बढ़ा तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी के भाव झलक उठे। टोंड और बीना नंबरदार की नजरें मिली। मम्मी की गर्दन नहीं टूटनी चाहिए, टोंड सख्त स्वर में बोला, वरना तेरी लाश का भी बहुत बुरा हाल कर दूंगा। आगे से हटो, देवराज चौहान ने उसी स्वर में कहा। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। जब तक मम्मी नहीं कहेगी दरवाजा नहीं खुलेगा, टोंड ने पक्के स्वर में कहा। कहो इसे कि दरवाजा खोले। देवराज चौहान ने अपनी बाह का घेरा गर्दन पर और भी सख्त कर लिया। अगले ही पल देवराज चौहान के पेट के पास कमर में किसी सख्त चीज का आभास हुआ। इससे पहले कि वह उधर देख पाता, आरा जेटली की कठोर और भिची हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। तेरी कमर से मैंने रिवॉल्वर लगा दी है देवराज चौहान। अगर तू मेरी गर्दन छोड़कर पीछे नहीं हटा तो मैं अभी गोली चला दूंगी। देवराज चौहान के दांत भिज गए। वो समझ गया कि उसने बेहद सावधानी से जेब में पड़ी रिवॉल्वर निकाल ली और उसे महसूस भी नहीं हो पाया उसकी हरकत का। वो वैसे ही खड़ा रह गया कुछ पल। गर्दन छोड़ वरना मैं गोली चलाने जा रही हूं। आरा जेटली के आवाज में खतरनाक भाव आ गए थे। ये गोली चलाए या ना चलाए, लेकिन देवराज चांद समझ गया कि इन हालातों में अब खुद को बचाकर निकल नहीं सकता था। कुछ भी हो, नुकसान उसका था। ये तीन थे और हथियार बंद थे। रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर पर थी। आरा जेटली ने हाथ पीछे करके उसकी कमर से रिवॉल्वर सटा रखी थी।
देवराज चांद ने उसकी गर्दन से अपनी बांह हटाई और आगे बढ़कर पेटी के पास पहुंचा कि बारी बारी तीनों को देखते हुए खतरनाक स्वर में कह उठा, मेरा दुश्मन जो तुम लोगों को ज्यादा दौलत देगा, मुझे उसके हवाले करोगे? आवाज में दरिंदगी थी। बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो तुम लोग। इस वक्त मैं अवश्य तुम लोगों के हाथ में फंसा हूं, लेकिन ये सब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब मैं तुम तीनों के सामने खड़ा होऊंगा। टोंड, इसे पेटी में डालो। और उसके शब्द पूरे होने से पहले ही देवराज चांद खुद ही पेटी में जा लेटा। टोंड उसके पास पहुंचा, झुका और अपनी हथेली उसके माथे पर टिका दी। फिर हथेली के अंगूठे से उसकी कनपटी दबाई। बेहोश होने तक देवराज चांद मौत की सी निगाहों से टोंड को घूर रहा था। उसके बेहोश होने पर टोंड ने उसकी बेहोशी चेक की और फिर पेटी का ढक्कन गिरा दिया। ये खतरनाक है टोंड, बीना नंबरदार गंभीर स्वर में बोली। इसे कुछ कर जाने का मौका मत देना। टोंड ने अपना भारी मोटा चेहरा हिलाया और पेटी के कुंडे में ताला फंसाकर दोनों हाथों से पेटी को उठाया। उसे खिलौने की भांति सिर पर रखा। आरा जेटली ने सामने का दरवाजा खोल दिया। टोंड पेटी सिर पर रखे आगे बढ़ा। खुले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसे पूरी तरह झुकना पड़ा, तब कहीं जाकर वो निकल सका। तो पीछे पीछे आरा जेटली और बीना नंबरदार भी बाहर निकली। बीना नंबरदार ने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 8 बजे सुखराम बोला, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तू रात को मुझे अपने साथ लाया, पीने को विस्की दी, बढ़िया खाना खिलाया, अब नाश्ता भी देगा, लेकिन तूने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि मैं समझ सकूं कि तू मुझे यहां क्यों लाया। नहा ले। मेरी बात का जवाब नहीं देगा? सुखराम ने उसे देखा। तेरे से कोई भी बात करना बेकार है। सच तू कहेगा नहीं, जो बोलेगा झूठ ही बोलेगा। ऐसा है तो फिर मुझे जाने दे। क्या? रोकता नहीं, लेकिन पहले नहा ले, नाश्ता कर। मैं घर आए मेहमान की पूरी सेवा करता हूं। सुखराम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं अभी नहा कर आता हूं। नाश्ते में क्या है? पता चल जाएगा, नहा कर आ। सुखराम बाथरूम में चला गया। हरामी, सोहनलाल बड़बड़ाया। फिर मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाने लगा। एक ही बार में लाइन मिली। हेलो, जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ है तू? एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ, आधे घंटे में तेरे पास पहुँच जाऊँगा। सुखराम का कुछ पता चला? वो मेरे पास है। गुड। सुखराम ने किसी प्लानिंग के तहत कल देवराज चाहन को राधेश्याम के पास हीरा लेने भेजा, जबकि मामला कोई दूसरा ही था, क्योंकि देवराज चाहन के वापस आने से पहले सुखराम चलता बना। यानी कि उसे पूरा यकीन था कि देवराज चाहन वापस नहीं आएगा। उधर देवराज चाहन वापस नहीं लौटा, फोन नहीं आया, उसकी कोई खबर नहीं आई। इधर सुखराम ठीक से जवाब नहीं दे रहा कि असल मामला क्या है। वो हर बात से अनजान बन रहा है। समझ गया, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। जब मैं वहां पहुंचूं तो मेरे को खाली रिवॉल्वर दे देना। खाली रिवॉल्वर? हाँ। इसके साथ ही दूसरी तरफ से जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। सोहनलाल ने फोन बंद करके जेब में रखा और दूसरे कमरे से रिवॉल्वर लाया और उसकी मैगजीन निकालकर जेब में रखी और खाली रिवॉल्वर टेबल पर रख दिया। फिर गोली वाली सिगरेट निकाली और सुलगाकर कश लेने लगा। कुछ ही देर में नहा धोकर कपड़े पहने सुखराम वहां पहुंचा। नहा लिया, वो बोला। अब नाश्ता? ये क्या? उसकी आंखें सिकुड़ी। ये रिवॉल्वर क्यों निकाली? साफ करने के लिए, सोहनलाल ने कश लेकर लापरवाही से कहा। बहुत देर से इस्तेमाल नहीं की, कहीं मौके पर चैम्बर ना अटक जाए, इसलिए साफ सफाई तेल देने की सोच रहा हूं। ठीक है, तू ये काम कर, मैं चलता हूं। रास्ते में कहीं नाश्ता कर। नाश्ता तू यहीं करेगा? सोहनलाल ने होंठ सिकोड़कर कहा। जाने की जल्दी मत कर, किचन में जाकर नाश्ता बना। मैं बनाऊं? सुखराम के माथे पर बल पड़ गए। पागल हो गया है तू जो? सोहनलाल ने टेबल पर रखी रिवॉल्वर उठाकर उसकी तरफ की।
नाश्ता बना। मैं तेरे से वैसे ही उखड़ा पड़ा हूं। मुझे मौका मत दे कि मैं तेरे को गोली मारूं। और ठीक है। सुखराम ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं नाश्ता बनाता। कुछ देर रुक। अभी खाने का मन नहीं है। सामने बैठ जा। आधे घंटे बाद बनाना। बैठ। सुखराम रिवॉल्वर की वजह से शराफत से सोफे चेयर पर जा बैठा। सोहनलाल ने रिवॉल्वर वापस टेबल पर रख दी। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। तू मुझे यहां क्यों लाया? पूछने के लिए कि देवराज चौहान को तूने कहां भेजा। तेरे को पता तो है। पता है तो उसके वापस ना लौटने पर तेरे को परेशानी क्यों नहीं, जबकि वो तेरे लिए 40 करोड़ का हीरा लेने गया था। सुखराम ने होंठ भींच लिए। तूने एक बार भी मेरे से देवराज चौहान के बारे में नहीं पूछा कि वो लौटा क्यों नहीं। लौटा तो उसके पास हीरा था या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज चौहान के मन में बेईमानी आ गई हो और वो हीरा वो खुद डकार गया हो। ये सवाल इस मौके पर सबसे पहले उठते हैं। लेकिन तूने कुछ नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा कि हकीकत में बात कुछ और है। तेरे को पता था कि देवराज चौहान जाएगा तो वापस नहीं लौटेगा। मेरे को कैसे पता? मेरे को कुछ नहीं पता। सुखराम जल्दी से बोला। सोहनलाल ने उसे घूरा। कहा कुछ नहीं। सुखराम ने बेचैनी से पहलू बदला। नाश्ता बनाऊं? 10-20 मिनट आराम कर ले, फिर दोनों भाई मिल बैठकर नाश्ता करेंगे। 15 मिनट बीते। दोनों चुप बैठे थे। बाहर कोई वाहन रुकने और जाने की आवाज आई। फिर कॉल बेल बजी। सुखराम चिहुक कर उठा। चेहरे पर घबराहट आई। उसके चेहरे के बदले भाव देखकर सोहनलाल उठते हुए व्यंग से बोला, देवराज चौहान आया लगता। सुखराम का चेहरा फक पड़ गया। सोहनलाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। जगमोहन ने तेजी से भीतर प्रवेश किया। कंधे पर एयर बैग था जिसे उसने नीचे रखा। वहां बैठे सुखराम को देखा। टेबल पर पड़ी रिवॉल्वर देखी और आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठा ली। सुखराम ने देवराज चौहान को न आया पाकर चैन की सांस ली। परंतु तब वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया जब उसने जगमोहन को अपनी तरफ रिवॉल्वर तानते पाया। यही है वो हरामी। यही है वो हरामी सुखराम? जगमोहन ने दांत भींचकर पूछा। हाँ, तेरे इंतजार में इसे रात से यहां रखा हुआ है। सोहनलाल का स्वर तीखा हो गया। इसने देवराज चौहान को कहीं फंसा दिया है? हाँ, ये तो साले को अभी तक गोली क्यों नहीं मारी? जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। मैं इसे शूट कर रहा हूं तो लाश ठिकाने। नहीं नहीं नहीं। सुखराम जल्दी से कह उठा। मुझे गोली मत मारना। मैंने कुछ नहीं। तभी जगमोहन ने ट्रिगर दबा दिया। सुखराम का दिल धक्क से रह गया। वहां ट्रिगर चलने की आवाज गूंजी। गोली ना चली। खाली है रिवॉल्वर। गोलियां कहाँ हैं सोहनलाल? जगमोहन गुर्राया। मेरी जेब में। रिवॉल्वर साफ करने बैठा तो मैगजीन बाहर निकाल ली थी। पास आता जेब में से मैगजीन निकालता सोहनलाल कह उठा। ला मैगजीन डाल दूं। उसने जगमोहन से रिवॉल्वर ली और उसमें मैगजीन डालने लगा। सुखराम सूख कर मन ही मन कांप उठा। मुझे मत मारो। भगवान के लिए मुझे मत मारो। मैंने देवराज चौहान के साथ कुछ नहीं किया। तूने देवराज चौहान को हीरा लाने के बहाने कहाँ भेजा कि वो वापस नहीं आया? और मैंने तो उसे बांद्रा वेस्ट जाधव सन्स ज्वेलर्स के यहाँ भेजा था, अकबर अली का हीरा लाने। सोहनलाल से पूछ लो। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद देवराज चौहान नहीं आया वो। इसका मतलब तू सच नहीं बोलेगा सोहनलाल? हाँ, ये ले रिवॉल्वर। सोहनलाल ने फौरन जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर थमा दी। जगमोहन ने रिवॉल्वर ली और सुखराम की छाती पर रखकर गुर्राया। अब तू मरने जा रहा है। मैं बोरा लाता हूँ, दूसरे कमरे में रखा है। लाश उसमें आ जाएगी। कहते हुए सोहनलाल तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठहरो ठहरो। सुखराम घबराया सा चिल्लाने वाले स्वर में कह उठा। मुझे मत मारो। मैं बताता हूँ। सोहनलाल ठिठका। जगमोहन के दांत भिज गए। ये साला तो अब बहुत जल्दी मान गया। सोहनलाल ने होठ से कोड़ कर कहा। मुझे मत मारना। सुखराम ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। बता, किधर है देवराज चौहान? पता नहीं।
तूने उसके साथ क्या किया? सच में मैंने देवराज चौहान के साथ कुछ नहीं किया। सुखराम जल्दी से कह उठा। मुझे तो आरा जेटली नाम की युवती ने 3 लाख रुपए भिजवाए थे कि डकैती मास्टर देवराज चौहान को किसी तरह उसके सामने करवा दूं। मैंने देवराज चौहान के बारे में पता किया तो यही पता चला कि उसके सोहनलाल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मैंने सोहनलाल पर रिवॉल्वर रखकर इसे फ़ोन करवा देवराज चौहान को यहाँ बुलवाया और सोहनलाल को छोड़ने के बदले उसे ये काम करने को कहा कि राधेश्याम जाधव के बांद्रा स्थित शोरूम पर जाकर उससे अकबर अली वाला हीरा लाए। अकबर अली वाला हीरा? जगमोहन के होंठ भिज गए। ये क्या है? कुछ नहीं, सब झूठ था। उधर राधेश्याम जाधव को मैंने एक दिन पहले ही उसके बेटे को मारने की धमकी देकर इस काम के लिए तैयार किया था कि उसके पास आकर कोई अकबर अकबर अली का हीरा मांगता है तो उसे यह हीरा दे दे, जो कि मैंने ही उसे दिया था। वो मामूली कांच का टुकड़ा था जो कि हीरे जैसा लगता था। फिर देवराज चौहान यहाँ से निकला तो मैंने आरा जेटली को फ़ोन करके बता दिया कि देवराज चौहान राधेश्याम ज्वेलर के पास पहुंच रहा है। हाँ, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान के जाने पर इसने कहीं फ़ोन किया था। फिर बस इतना ही। मैंने अपना काम पूरा कर दिया था। उसके बाद मैं सोहनलाल को छोड़कर चला गया। और राधेश्याम जाधव के शोरूम पर क्या हुआ? जगमोहन ने शब्दों को चबाकर पूछा। मुझे क्या पता। वो आरा जेटली नाम की युवती वहां अवश्य देवराज चौहान से मिली होगी, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं। प्लीज मुझे मत मारना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया किया कि चुप कर। जगमोहन गुर्राया। सुखराम ने फौरन होंठ भींच लिए। उसका चेहरा फक पड़ गया था। ये आरा जेटली कौन है? मैं क्या जानूं? उसे जाने बिना तूने उसका काम कर दिया? इस धंधे में तो नोटों से पहचान होती है। नोट मिलने चाहिए, पार्टी कोई भी हो, मुझे क्या। लेकिन मेरे मन में फालतू बकवास नहीं। जो पूछता हूं उसका जवाब दे। जगमोहन गुर्राया। आरा जेटली के बारे में कुछ तो जानता होगा? कुछ भी नहीं। पहले उसका फोन असम से आता था। वो बताती थी कि असम से बोल रही है। जहां उसका फोन आता था वहां करने वाले का नंबर भी आता है। तब वो असम का ही था और कोई आदमी उसका काम करने के लिए मुझे 3 लाख रुपया दे गया। परसों उसका फोन मुंबई से आया था। वो असम से यहाँ आई थी। उसने मुझे बताया। इधर मैं तैयार कर चुका था इधर मैं तैयारी कर चुका था। कल देवराज चौहान को यादवसन ज्वेलर्स के यहाँ आमना सामना करा दिया मैंने। मेरे मन में देवराज चौहान के लिए कोई मैल नहीं। मैं तो तेरे को जरा भी डर नहीं लगा कि तू देवराज चौहान के खिलाफ काम कर रहा है? वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। सुखराम ने होंठों पर जीभ फेर। जवाब दे। वो मैंने सोचा कि देवराज चौहान मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैं उसके खिलाफ खास कुछ कर भी नहीं रहा कि अब देख रहा है ना तू किस हाल में सामने खड़ा है। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। तो तू तुम कौन हो? जगमोहन। देवराज चौहान का सबसे करीबी साथी? सुखराम के होंठों से निकला। जगमोहन खा जाने वाली निगाहों से उसे देखता रहा। गोली मार इसे, सोहनलाल कड़वे स्वर में बोला। नहीं। सुखराम हड़बड़ाकर जल्दी से कह उठा। तूने आरा जेटली को फोन किया कि देवराज चौहान राधेश्याम यादव के यहाँ पहुंच रहा है? सुखराम ने जल्दी से गर्दन हिलाई। कहाँ है वो? मुंबई में? अब मैं नहीं जानता। नंबर बता जिस पर तूने आरा जेटली से बात की। सुखराम ने नंबर बताया। सोहनलाल पता कर ये नंबर वाला फोन कहाँ लगा है। जगमोहन ने खा जाने वाले ढंग से सुखराम को घूरा। सोहनलाल फोन की तरफ बढ़ गया। मुझे मत मारना। तूने जिंदा रहने वाला क्या काम किया है? गलती हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि बाद में ये सब होगा। मुझे मत मारना, मैं मरने से बहुत डरता। सुखराम बार बार सूखे होंठों पर जीभ फेर रहा था। सोहनलाल ने फोन रिसीवर रखा और पास आता बोला। यह नंबर कालबा देवी रोड पर स्थित आर्य निवास होटल का है। जगमोहन की मौत भरी निगाह सुखराम पर जा टिकी। चल
पहले राधेश्याम यादव से बात करूंगा ताकि पता तो चले कि तू सच कह रहा है या झूठ। मैं सच कह रहा हूं। अगला दृश्य। अगर सच बोलेगा तो तू बच जाएगा, झूठ बोलेगा तो मरेगा। राधेश्याम यादव जगमोहन राधेश्याम यादव से बोला। सिर्फ 15 मिनट पहले ही शोरूम खुला था। थोड़े से कर्मचारी ही वहां आए थे। काउंटर गर्ल भी अभी पूरी नहीं पहुंची थी। जगमोहन वहां पहुंचकर राधेश्याम यादव से मिला, जो कि उस वक्त शोरूम में ही मौजूद था। सोहनलाल सुखराम के साथ बाहर कार में ही बैठा था। तो कौन हो तुम? राधेश्याम यादव के होंठों से निकला। कल तेरे पास कोई आया था अकबर अली का हीरा लेने? जगमोहन ने उसी लहजे में पूछा। देवराज चौहान? ठीक बोला तू। क्या किया तूने उसका? मेरे को सुखराम ने जो हीरा देने को कहा था वो मैंने दे दिया। राधेश्याम यादव परेशान हो उठा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मेरी कोई गलती नहीं है इस मामले में। सुखराम ने मुझे मजबूर किया था कि मैं ऐसा करूं। मेरे बेटे को मारने की धमकी दी थी उसने। उसके बाद देवराज चौहान कहाँ गया? चला गया। वो अभी तक नहीं मिला, गायब है। राधेश्याम जगमोहन को देखने लगा, फिर गंभीर स्वर में बोला। तुम कौन हो? देवराज चौहान का दोस्त। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। उसे ढूंढ रहा हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद राधेश्याम यादव धीमे स्वर में बोला। मैं तो इस मामले में खामखा ही आ गया। इन बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। बाहर दरबान खड़ा है, उससे पूछो। वो कल बता रहा था कि दिन में हमारे शोरूम में से कोई निकल के बाहर नहीं। दिन में हमारे शोरूम में कोई निकला कि बाहर उसका झगड़ा हो गया। मैं जल्दी में था, पूरी बात नहीं सुन पाया। जगमोहन उसे वहीं छोड़कर शीशे के दरवाजे के पार खड़े दरबान के पास पहुंचा। तुम्हारे मालिक ने बताया कल यहाँ कोई झगड़ा हो गया था? हाँ साहब जी। कब की बात है? दिन के 12 बजे होंगे। जो यहाँ से निकला था वो देखने में कैसा था? हुलिया बता। उसने जो हुलिया बताया वो देवराज चौहान का था। कैसे हुआ झगड़ा, पूरी बात बता। दरबान ने जो देखा था सब बता दिया। जगमोहन भारी उलझन में था कि 2 युवतियों से उसका झगड़ा हुआ और वो उसे कार में डालकर ले गई। कुछ पलों की सोच के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उन युवतियों में से एक आरा जेटली रही होगी। उनका मकसद होगा देवराज चौहान पर हाथ डालना, और सुखराम की सहायता से उन्होंने देवराज चौहान पर हाथ डाला। जगमोहन वहां से हटा और पार्किंग में खड़ी कारों की तरफ बढ़ गया। जल्द ही उसे देवराज चौहान की कार खड़ी मिल गई। जगमोहन ने उस कार को नहीं छेड़ा और उस तरफ खड़ी सोहनलाल वाली कार में बैठते हुए बोला, कालबा देवी, आर्य निवास होटल चल। सोहनलाल ने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या बात हुई? ये सच कहता है, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सच। हर बात के बीच में मत बोल हरामी, सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। सुखराम ने होंठ बंद कर लिए। देवराज चौहान जब यहां से बाहर निकला तो पार्किंग में 2 युवतियों से उसका झगड़ा हुआ। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि देवराज चौहान को बेहोश करके कार में डालकर ले गई वो। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। 2 युवतियां देवराज चौहान पर इस तरह कब्जा कर लें, यह हैरानी वाली बात है। परंतु ये स्पष्ट है कि युवतियां लड़ने की कला बहुत बेहतर जानती होंगी। इसका मतलब उनमें से एक आरा जेटली होगी। हाँ, जगमोहन ने कहते हुए सुखराम को देखा। आरा जेटली को तूने देखा है कभी? नहीं, उसे आवाज से पहचानता हूं। जगमोहन सोच में फंसा नजर आने लगा। आरा जेटली आखिर देवराज चौहान से चाहती क्या है? क्यों उस पर हाथ डाला? सोहनलाल कह उठा। बेहद खास बात होगी, जगमोहन शब्दों पर जोर देकर कह उठा। यूं ही देवराज चौहान पर हाथ डाल यूं ही देवराज चौहान पर हाथ नहीं डाला गया। दिक्कत तो ये आ रही है कि हम आरा जेटली के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते कि वो असम में कहाँ रहती है, कौन है वो। शायद आर्य निवास होटल से पता चले, वहां उसने असम का पता लिखवाया हो।
सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। 15 मिनट बाद जगमोहन आर्य निवास होटल से बाहर निकला। सोहनलाल भीड़ भरी सड़क पर एक तरफ कार को पार्क किए बीच में बैठा था। सुखराम पीछे वाली सीट पर थका डरा बैठा था। जगमोहन के भीतर बैठते ही सोहनलाल ने कार आगे बढ़ाई। नहीं मिली? नहीं, कल 11 बजे उसने होटल छोड़ दिया था। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। होटल के रजिस्टर पर उसने पूना का पता लिखवाया है, जो कि पक्के तौर पर फर्जी है। ओह, देवराज चौहान किसी बड़े खतरे में फंस चुका है। जैसे भी हो उसे तलाश करना होगा। जगमोहन सख्त स्वर में कह उठा। अब मुझे छोड़ दो, सुखराम ने कहा। कसम से दोबारा कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर सुखराम को खा जाने वाली नजरों से देखा। सुखराम का दिल धड़क उठा। जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। वो चुप रहा। तू कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। तब तक रहेगा जब तक देवराज चांद हमें नहीं मिलता। उसके मिलने या ना मिलने पर ही तेरी जिंदगी निर्भर है। वो जिंदा मिला तो तू बच जाएगा, ना मिला, उसे कुछ हो गया तो तू भी नहीं बचेगा। सुखराम का चेहरा लटक कर रह गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। वो कमजोर नहीं था, बड़े बड़े काम कर चुका था, लेकिन इस वक्त अपने को बुरी तरह फंसा महसूस कर रहा था। इन दोनों के हाथों से बचकर निकल भी सकता था, परंतु देख चुका था कि सोहनलाल ने कैसे उसे पुलिस वालों द्वारा तलाश करवा लिया था। यहां से भाग निकला तो ये लोग फिर उस तक पहुंच जाएंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। यही वजह थी कि भागने का ख्याल उसके मन में नहीं आया। आया तो लुप्त हो गया। वो जानता था कि इस वक्त इनके साथ रहने में ही उसका बचाव था। अब कहाँ ढूंढें उसे, कहाँ पता करें देवराज चौहान का? सोहनलाल कह उठा। मैं नहीं जानता, जगमोहन परेशान सा कह उठा। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसे ढूंढते रहना है। शायद कहीं से कोई खबर मिल सके।